प्रखर वक्ता, लोकतंत्र में जन की आवाज और बुलंद आवाज, सोशल मीडिया के राष्ट्रीय चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता हम लोग की नेत्री श्री सुप्रिया श्रीनेते जी हैं, जो आपसे सीधा संवाद करेंगे और आपसे भी अनुरोध होगा कि विषय से संबंधित ही आपका सवाल हो। आखिर मैडम तो सभी सवाल लेती हैं, लेकिन आज का जो विषय हो उसे ही सवाल हो तो ज्यादा अच्छा है। मंच पे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व विधायिका, पार्टी के प्रवक्ता भी बिहार में रहे हैं, पूनम पासवान जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा डॉक्टर सरबत जहां फातिमा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल शर्मा जी, डॉक्टर मधुबाला जी जो हम लोग साथ पार्टी में काम कर रहे हैं, रिसर्च से लेकर मीडिया तक। हम लोग के साथ पिछले बार भी आप देखे होंगे अभय दुबे जी के साथ यहाँ 3 और सहयोगी सह कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। आदरणीय प्रकाश मीना जी हैं, सोशल मीडिया के बिहार के अध्यक्ष सौरभ सिन्हा जी हैं, ब्रजेश मुंडन जी हैं, सेनाशीष वर्धन पांडे जी हैं, ये तमाम साथी हैं। लेकिन आपसे बिना समय लिए मैं अपने नेत्री से अनुरोध करूंगा कि सीधा संवाद आपसे करें। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आने में विलंब हुआ उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ अनअवॉइडेबल रीजन था। सम्मानित मंच, मीडिया और सोशल मीडिया के हमारे साथी, हमारी महिला नेत्री, हमारी एआईसीसी के पदाधिकारी, बिहार में क्रांति होने को है, ये बार बार कहा जा रहा है। पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना दिया है और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस के वादे हैं, किसी के जुमले नहीं, और इसलिए हम अपने वादों को पूरा करते हैं। कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से, बिहार की बेटियों से, बिहार की मांओं से एक वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये करने की क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में हम सिर्फ आज पटना में ही नहीं, तमाम जिलों में हमारी एआईसीसी की नेत्रियां, हमारी लोकल नेता नेत्रियां इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं, क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। औरत के हाथ में अगर जरा सा भी अतिरिक्त पैसा आता है तो उसको लगता है अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर कैसे पढ़ाऊं, रोटी तरकारी के साथ दाल कैसे खिलाऊं। ये औरत के जननी होने का स्वरूप है। औरत के हाथ में पैसा आएगा, उससे परिवार की बढ़ोतरी भी होगी, बेहतरी भी होगी, और ये हमारा मानना है। ये हमने अपने तमाम राज्यों में करके दिखाया है और अभी उस पर चर्चा करती हूं। तो हमने वादा कर दिया है, सरकार बनेगी, 2500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। अब आप पूछिएगा कि ऐसे तो बहुत वादे करते हैं लोग, लेकिन हमारे वादों में, हमारी गारंटी में और दूसरों के खोखले दावों में अंतर है।
मैं आपको बताती हूं कांग्रेस का ब्यौरा महिला सशक्तिकरण के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे, और जब वो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई करती थी तो 25,000 रुपए उसे मिलते थे। जब वो 12वीं में पहुंच जाती थी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा, परिवारों को भी लगता था पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा, और इसलिए दिल्ली का शिक्षा का स्तर बाकी जगहों से कहीं ऊंचा हुआ बच्चियों की शिक्षा के मामले में। हमारी कर्नाटका की सरकार बनी, हमने वादा किया था कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे और गृह ज्योति योजना लाएंगे। कर्नाटका की हमारी सरकार 2,000 रुपए सीधा बैंक खातों में पात्र महिलाओं के डाल रही है, जिससे करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को और उससे ज्यादा परिवारों को फायदा मिल रहा है। हमने शक्ति योजना वहां लॉन्च करी, जिससे बस सेवा फ्री है। हमारी जो फ्री बिजली योजना है उससे भी महिलाओं को फायदा होता है, क्योंकि जितना महिलाएं बचा पाती हैं पैसा, उतना परिवार के समृद्धि में लगाती हैं। हमारी हिमाचल की सरकार 1,500 रुपए की प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को देती है। हमारी तेलंगाना की सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 500 का सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त करती है, जिससे महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के घरेलू बजट में कुछ पैसा बच सके। झारखंड की हमारी सरकार, हमारे घटक दल की सरकार 2500 की आर्थिक सहायता हमने सरकार बनते ही देना शुरू किया। पहले मात्र 1,000 रुपए दिया जाता था। हमने चुनाव में वादा किया था हमारी सरकार बनेगी, हम 2500 रुपए देंगे। और ये कोई महिलाओं को देकर हम बहुत बड़के मनैया, बहुत बड़े आदमी नहीं बन रहे। ये उनका हक है, ये उन तक पहुंचना चाहिए। ये पात्र महिलाएं जीतों मेहनत करती हैं, घरों को चलाती हैं, समाज में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हो सकता है वो रोज सवेरे 9 से 5 दफ्तर ना जाती हो, लेकिन वो जितनी मेहनत खेत खलिहानों, मजदूरी में, परिवार को पालने में, नागरिक बनाने में जुटी रहती है, उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये करनी जरूरी है, क्योंकि महिला को सशक्त करने का डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सशक्तिकरण है। बिहार में ये क्यों जरूरी है? अब सवाल होगा कि ठीक है, आपने कर्नाटका में किया, आपने झारखंड में किया, आपने दिल्ली में किया था, आप तेलंगाना में कुछ कर रहे हैं, आप हिमाचल में कुछ कर रहे हैं, बिहार में क्यों जरूरत है? बिहार में इसलिए जरूरत है क्योंकि जो जातीय सर्वेक्षण यहां पे छपा था उसमें कुछ बहुत जरूरी तथ्य सामने आए, और वो बिहार की आर्थिक बदहाली दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि महिलाएं उस आर्थिक तंगी से किस कदर जूझ रही है। असलियत यह है कि करीब 94.5 लाख परिवार 6,000 रुपए से कम पर मासिक गुजर बसर करने को मजबूर है। 94.5 लाख परिवार मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लोग महीने के 6,000 रुपए से कम कमा रहे हैं और उसी में किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर पा रहे हैं। इसी आंकड़े में आगे एक और चौंकाने वाला तथ्य आया। 82 लाख ऐसे परिवार हैं जो 10,000 रुपए से महीने में कम कमा रहे हैं और उनकी आय मात्र 67 रुपए प्रतिदिन है। आज बिहार के पटना के एक अच्छे कैफे में कॉफी पीने चले जाइएगा तो 67 रुपए में शायद कॉफी भी नहीं आएगी। ये असलियत है। और परिवार भरण पोषण, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब कुछ 67 रुपए रोज पे करने को मजबूर है। ये वो लोग हैं जो महीने के 10,000 कमाते हैं। जो महीने के 6,000 कमाते हैं वो 40 रुपए पर अपने परिवार की गुजर बसर करने को मजबूर है। और इसीलिए हमें लगा कि महिलाओं की थोड़ी सहायता जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं पर दोहरा मार पड़ रही है।
महिलाओं पर दोहरी मार यह है कि घर के पुरुषों के पास, घर के बेटों के पास, जिनको एक वक्त की रोटी कम काट के पाला की नौकरी लग जाएगी बाबू की, उनकी नौकरी नहीं लगी, वो बेरोजगार है। और महिलाओं पर दोहरी मार इस बात की है कि महंगाई कमर तोड़ रही है और सबसे ज्यादा महंगाई का प्रभाव जो है वो महिलाओं पर होता है। पेट्रोल डीजल 100 सेंचुरी लगा दी, गैस का सिलेंडर 400-500 पे हमारे राज्यों में मिल रहा था, उसको 1200 पर पहुंचा दिया। असलियत यह है 90 रुपए की दाल बिक रही है। इसका असर कभी आप लोगों ने सोचा? और यहां पे इतने सारे पुरुष बैठे हैं, कुछ महिलाएं, सबसे ज्यादा असर महिला पर पड़ता है। अगर एक 4 कटोरी दाल बनेगी और मां के लिए दाल कम पड़ जाएगी तो वो दाल नहीं खाएगी, वो दाल अपने बच्चों को, अपने पति को, बाकी घर के लोगों को खिला देगी, लेकिन वो दाल नहीं खाएगी। और इसलिए यह सहायता बिहार में होनी जरूरी है। अब बीजेपी वालों ने भी कुछ वादे किए थे, उनके वादे भी आपको गिना देती हूं, क्योंकि देखिए जुमले और वादों में एक वस्तुतः अंतर होता है। वादे जब किए जाते हैं तो हर कीमत पर पूरे किए जाते हैं। जब वादे किए जाते हैं तो गारंटी की तरह निभाए जाते हैं। जब जुमले फेंके जाते हैं तो जुमले यहां फेंके वहां भाग जाओ, जुमले वहां फेंके कहीं और भाग जाओ। दिल्ली का चुनाव हुआ, 1 नहीं 2 नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। वादा किया गया था दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। एक फूटी कौड़ी दिल्ली की महिलाओं को अभी नहीं मिल रही है। बाकी और क्या क्या वादे किए गए थे और वो कैसे सब यमुना जी में बहा दिए गए, वो अलग बात है, उस पर बात किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन 2500 रुपए महीने का जो वादा था दिल्ली में, जो जुमला था, वो जुमला ही रह गया। महाराष्ट्र में वादा किया था लाड़की बहना के अंतर्गत 1500 से बढ़ाकर 2100 कर देंगे। आपको पता है 9 करोड़ महिलाओं को वो 1500 मिलने भी बंद कर दिए। जैसे ही दोबारा से सरकार बनी, कटनी छटनी कर 9 करोड़ महिलाओं को उस लाड़की बहना से ही निकाल दिया। बीजेपी का एक और जुमला था, और मुझे याद है मध्य प्रदेश में 1250 रुपए से लाड़की बहना बनाकर 3000 रुपए करेंगे। शिवराज जी ने वादा किया था, शिवराज जी को वहां से हटा दिया गया और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। 3000 रुपए तो भूल जाइए, फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। जिनको 1250 मिलते थे उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा ही एक वादा जेडीयू ने, घटक दल ने यहां पर किया था। 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए मिलने थे। वो 15 लाख की तरह है जो आज भी आपके अकाउंट में आ रहे हैं। वो 2 करोड़ रोजगारों की तरह है जो आज भी बन रहे हैं 11 साल बाद। तो जुमले फेंकना और वादा निभाने में बहुत अंतर है। हम फिर से अपनी जो गारंटी है, जो स्कीम है, हम फिर से इसलिए दोहराएंगे क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और ये मैं फिर से कहूंगी, महिला के हाथ में जब भी पैसा आता है, परिवार ज्यादा शिक्षित, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्वस्थ बनता है। और इसलिए जब बिहार की पात्र महिलाओं के हाथ में 2500 रुपए आएगा, उसका एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी जो कही जाती है वो हम जरूर देखेंगे। और ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये बिहार से हमारा वादा है, और हर बार की तरह हम ये वादा पूरा करेंगे। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल सो मोटो पे रहे तो अनुग्रह कराऊंगी। मैं सारे सवाल लूंगी, एक एक करके सुनील राज्य है तेलंगाना से। पात्र महिलाओं को मैं बार बार कह रही हूं, बिहार में की जनसंख्या करीब 14 करोड़ है, उसमें से आधी महिलाएं हैं। कुछ 40 रुपए या 67 रुपए के परिवारों से नहीं आती है। पात्र महिलाओं को ये के ऊपर ये योजना लागू होगी, उसका भी एक बड़ा वर्ग है। ये सम्मान राशि के तौर पे आप लोग दे रही है, सम्मान एक बिहार की महिला मांग रही है, 18,000 लाख है, वो न्याय मांग रही है, क्या उसको भी न्याय दिलाएंगी? क्या वैसी महिलाओं को भी कांग्रेस और दुनिया से न्याय दिलाएंगी? निजी जीवन पर राजनीतिक मंच से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। इसलिए नहीं करना चाहती हूं क्योंकि अगर मैं एक बेटी की बात करूंगी तो मुझे फिर और भी बहुत सारी बेटियों की बात करनी पड़ जाएगी,
और उसमें जदयू से लेके भाजपा भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। अगर मैं एक महिला के हक की बात करूंगी तो फिर यहाँ के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की भी धज्जियां खोलनी पड़ेगी। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें निजी पारिवारिक इशू होते हैं, उस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। हमारे बिहार के नेत्रियां और नेता स्वतंत्र हैं, वो इस पर आपसे चर्चा भी कर चुके हैं। मैं बिहार आकर किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करूं, मुझे लगता है ये राजनीतिक मर्यादा नहीं है। पार्टी ने आपकी आरजेडी ने पहले इस योजना को लाने की घोषणा की और अब आप लोग ला रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आपने बना रखा है, उसके बाद अलग अलग क्यों आप अलग अलग क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। पहले हमारे घटक दल ने कहा, वही बात हम कह रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को बढ़ा रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने कहा तो हम ऐसी योजना, उन्होंने ये योजना अनाउंस करी, हमने भी ये योजना अनाउंस करी। ये आपकी हमारे गठबंधन की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम कितने सेम पेज पर हैं। अब हम एक थान के कटे हुए कपड़े तो है नहीं कि वो जैसे जिस दिन बोल रहे हैं उसी दिन हम बोलेंगे। उन्होंने अनाउंस करी, हमारा भी मन था ये करने का, हमने भी अनाउंस करी। बिहार की महिलाओं को ये खुशी होनी चाहिए कि एक घटक दल ऐसा है जहां पर दोनों घटक, एक गठबंधन ऐसा है जहां पर दोनों घटक दल सेम बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमारे सम्मान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक घटक दल है जहां पर मुख्यमंत्री की धज्जियां उनके घटक दल वाले ज्यादा उड़ा रहे हैं, जहां पर आपसी मुठभेड़ की और आपसी मनमुटाव की खबरें इतनी ज्यादा है कि हमारे यहाँ उसको सिर्फ फुटअव्वल कहा जाता है। तो हमारा गठबंधन तो एक ही तरह की बात कर रहा है। भाजपा इस पर आरोप लगा रही है कि क्रेडिट लेने की होड़ है। किस चीज पर? आरजेडी ने किया, आप कर रही है। हम तो घटक दल हैं, हम तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो हम एक दूसरे को भी क्रेडिट देंगे और क्रेडिट लेंगे भी। भाजपा के पास आज बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है। और असलियत यह है कि भाजपा जिस तरह की राजनीति और जिस तरह से नीचे से जमीन काट रही है मुख्यमंत्री जी की, वो भी जानते हैं। और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, आप मुझसे बेहतर समझते और जानते हैं। क्यों मेरे मुंह से वो कहलवाना चाहते हैं जिस पर आप लोग प्रेस क्लब में खूब चर्चा करते हैं। मोदी आ रहे बिहार, लगातार उनका दौरा जारी है और तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में ऐसा जाने का मुद्दा यहाँ पे आना? नहीं, मोदी जी विधानसभा चुनाव में काफी जगह गए थे, कर्नाटका भी गए थे, हिमाचल को तो अपना दूसरा घर बताते थे। मोदी जी तेलंगाना भी गए थे, मोदी जी झारखंड भी आए थे, मोदी जी जम्मू कश्मीर भी गए थे। तो ज्यादा इफेक्ट तो नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति से इस समय ये देश गुजर रहा है, बिहार प्राथमिकता है, हम सबकी प्राथमिकता है। बिहार तो तर्पण और अर्पण की भूमि है। क्या मोदी जी कुछ वक्त जो देश में हो रहा है उस पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि बजाय बिहार आने के मोदी जी को शायद सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए था? मैं तो कहती हूँ चलिए आप बिहार आए, आपने यहाँ पर हंसी ठिठोली करी, सब कुछ हुआ, आप वापस पहुंच गए शाम को और आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दूसरी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दिल्ली में थे, आप पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र नहीं बुला रहे। एक जगह का प्रेसिडेंट बार बार कहता है मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी दी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी के पास बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों के साथ एक फंक्शन अटेंड करने का टाइम है। मोदी जी केरल के एक प्रचार में गए, मोदी जी आंध्रा के मंच पर बैठकर टॉफी से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मोदी जी राजस्थान जा रहे हैं, मोदी जी गुजरात जाके रोड शो और रैली कर रहे हैं, मानो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं हो। और उनके लोग वीरांगनाओं के जज्बे और जोश पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश के 28 निर्दोष लोगों की जिन 3 आतंकवादियों ने निर्मम हत्या करी, वो आज भी फरार हैं। और अब रिपोर्टें आ रही है कि उन्होंने 3 और ऐसे कांड किए थे, पुंछ में किए थे, गंदेरबल में किए थे, कई जगहों पर किए थे। तो मोदी जी की प्राथमिकता क्या है, ये देश जानना चाहता है। जिस तरीके से आप लोग मान योजना की बात कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जब आप लोग के साथ विशेष राज्य दर्जे की बात होती थी, क्या विशेष राज्य दर्जे की आप लोग साथ है पूरा होना चाहिए, जिससे इसको भी जरूरत नहीं पड़े? देखिए, 20 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी
11 साल से केंद्र में सत्ता पे है। अगर विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं हुई है तो ये आप किसका फेलियर, किसकी विफलता बताइएगा? ये बीजेपी की और जदयू की विफलता है। और इसलिए विफलता है क्योंकि आपके डीएनए पर सवाल उठाने वाले के साथ चलिए आप खड़े हैं, वो आपकी आउटलुक है, वो आपकी राजनीति है। लेकिन बिहार के लिए तो स्पेशल पैकेज मांग लेते, बिहार के लिए तो विशेष दर्जा मांग लेते। आज असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी को इस देश ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। वो दो बैसाखियों के सहारे हैं, एक उनकी बैसाखी नीतीश जी है और दूसरी चंद्रबाबू नायडू है। अगर नीतीश जी चाहते तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मोदी जी का सर्वाइवल उनके घटक दल पर है, लेकिन आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे जो सत्ता में हैं, सत्ताधारियों के साथ हैं और 1-2 साल से नहीं 2 दशकों से 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। बिहार को अगर दर्जा नहीं मिला तो ये किसका फेलियर है? बिहार के लोग अगर पलायन कर रहे हैं, बिहार में अगर युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, बिहार में अगर यह स्थिति है कि करीब 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रहे हैं, ये किसकी विफलता मानी जाएगी? इस पर कौन जवाब देगा? आप विपक्ष से सवाल पूछिए, आप हमको कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन एक वक्त तो इस देश में, इस प्रदेश में ऐसा आएगा जहां पर आप अपने मुख्यमंत्री से, उनके घटक दल से, प्रधानमंत्री से, जो लगातार बिहार के दौरे करेंगे, उनसे पूछना भी बनता है। सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि कैमरे पर ऑपरेशन सिंदूर किया गया कि विपक्ष सबूत ना मांग सके, तो इतना डरते हैं मोदी जी आप लोग? अब मुझे नहीं पता मोदी जी डरते हैं कि नहीं हम लोगों से, लेकिन मोदी जी की कुछ मामलों पर चुप्पी इस देश के लिए थोड़ी घातक है। देखिए, इस देश ने ऐसी भी नेत्री देखी है, इंदिरा जी जैसी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े तब किए थे जब अमेरिका कहता था मैं 7वां बेड़ा भेजूंगा। उन्होंने कहा 7वां नहीं 70वां भेज दो, अपने देश हित के लिए मैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े करूंगी। हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को एक प्रबल नेतृत्व मिला, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उनको लगा कुछ ही लोग जो है बैंक पे कब्जा करके बैठे हैं, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आज कोई कर सकता है ये? हमारी सेना आक्रामक थी, हमारी सेना पाकिस्तान को अगर थोड़ी सी डील मिल जाती तो पूरे विश्व के नक्शे से उतार देती। हमने सीज फायर किया और सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका से आ रहा है और पिछले 11 दिन में 9 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह चुका है सीज फायर का श्रेय मेरा है, मैंने ट्रेड की धमकी दी, मैं कश्मीर में मध्यस्थता करूंगा। किसी न्यूट्रल जगह पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मिलेंगे। जिस कंगले पाकिस्तान का नाम हमारे साथ नहीं लिया जाता था, आज हमको समकक्ष लाके खड़ा कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का, उनकी कूटनीति का, उनकी सरकार का फेलियर है कि वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को फोन उठाकर बोलना चाहिए। ये मेरी संप्रभुता पर सवाल खड़े करता है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो कहें मोदी जी आए, देश को संबोधित करें। नरेंद्र मोदी जी 8 बजे देश को संबोधित करने आ रहे थे, पौन घंटे पहले सुबह के 6 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दे दिया टीवी पर, मैंने सीज फायर कराया। कैसे ऐसे हो गया? हमारे देश की संप्रभुता पर कोई ललकार रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल उस पर चुप है, उस पर कोई बातें नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का प्रचार नहीं थम रहा है, उनका लाइट कैमरा एक्शन चालू है, उनका रोड शो चालू है, उनकी रैली चालू है, वो कुछ नहीं थम रहा है। तो ये किसका विफलता है? कौन सवाल पूछेगा? कांग्रेस का सीज फायर के खिलाफ है क्या? कांग्रेस जब चाहती थी कांग्रेस का यह मानना है कि चुनी हुई सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ खड़े हैं। हमने लगातार ये कहा सरकार जो भी एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ हम उसके साथ खड़े हैं। हम पूरी तरह से साथ खड़े थे, पूरा देश साथ खड़ा था, जज्बा था देश का, कुछ और कर गुजरना था। हम ये कह रहे हैं अमेरिका हमारा सीज फायर अनाउंस करे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे लगता है इससे आपका भी उतना ही खून खौला होगा जितना हमारा खौला। अमेरिका कौन होता है हमारी पंचायत करने वाला? अमेरिका की क्या हैसियत की बोले कि सीज फायर करा दिया? अगर अमेरिकी 28 नागरिक मारे गए होते तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराते? सवाल इस बात का है। नीतीश कुमार 500 रुपए महिलाओं को नहीं दे पाए 20 साल में, 2500 रुपए आप लोग कैसे दे पाए? कहां से? क्योंकि नीतीश कुमार जी की नियत नहीं थी पैसा देने की। नीतीश कुमार जी की नियत इसलिए नहीं थी क्योंकि उनको लगा कि वो बिहार को बातों की जलेबी में उलझाए रहेंगे और वही उन्होंने किया। अगर आपकी नियत होती है
तो इंटरनल एक्चुअल से, बजट से आप वो पैसा निकाल सकते हैं। और ये कोई खैरात नहीं है, आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करिएगा। आप साबुन, तेल, कंघी, अनाज यही खरीदिएगा। जितना आप खरीदिएगा कंपनियां उतना बनाएंगी, जितना कंपनियां बनाएंगी उतना ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, जितना ज्यादा निवेश करना पड़ेगा उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जितने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उनके हाथ में उतना ज्यादा पैसा आएगा। इसको वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहा गया है। नीतीश कुमार जी की नियत नहीं थी इसलिए वो नहीं कर पाए। 20 साल में मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए और मैं चली जाऊंगी यहां से। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में एक क्रांतिकारी निर्णय बिहार के लिए अगर लिया हो और उससे बिहार का चेहरा बदल गया हो तो उसकी जरूर चर्चा करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।